नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम भूगोल की विशाल और रोचक दुनिया का अनावरण करेंगे। आज हम जानेंगे भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जो हमें इस ग्रह के बारे में गहराई से समझने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जलवायु, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक तत्वों के बारे में बताता है, जबकि मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ निकलते हैं और भूगोल की इन शाखाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन करती है। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन और विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, मैदान, पठार, घाटियों आदि का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की सतह कैसे बनी, कैसे बदलती रहती है और इन परिवर्तनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत कैसे बना, या फिर समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? भौतिक भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन से हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा आदि की जानकारी मिलती है और हम इनसे बचने के उपाय भी ढूंढ पाते हैं। तो आइए भौतिक भूगोल के इस रोमांचक अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा भूआकृति विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा भूआकृति विज्ञान की। यह शाखा स्थलमंडल के भौतिक तत्वों का अध्ययन करती है, जिसमें पहाड़, मैदान, पठार, घाटियां, नदियां, झीलें, समुद्र तट और अन्य सभी स्थलीय संरचनाएं शामिल हैं। भूआकृति विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि ये स्थलीय संरचनाएं कैसे बनी, उनकी विशेषताएं क्या हैं और समय के साथ उनमें कैसे परिवर्तन आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय पर्वत इतने ऊंचे क्यों हैं, या फिर राजस्थान का थार मरुस्थल कैसे बना? भूआकृति विज्ञान हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। भूआकृति विज्ञान का अध्ययन हमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों, मिट्टी और खनिजों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए भूआकृति विज्ञान के इस रोमांचक अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जलवायु विज्ञान के बारे में, जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु के बारे में बताता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत जलवायविक तत्वों, उनकी उत्पत्ति एवं संगठन तथा प्राकृतिक पर्यावरण पर उनके प्रभावों और उससे संबंधों का अध्ययन सम्मिलित होता है। जलवायु विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जलवायु अलग अलग क्यों होती है, जलवायु में परिवर्तन कैसे आते हैं और इन परिवर्तनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ध्रुवों पर बर्फ क्यों जमी रहती है, जबकि भूमध्य रेखा पर गर्मी क्यों पड़ती है? जलवायु विज्ञान हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। जलवायु विज्ञान का अध्ययन हमें मौसम की भविष्यवाणी करने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि से निपटने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए जलवायु विज्ञान के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा मृदा भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 4, मृदा भूगोल, मिट्टी का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मृदा भूगोल की, जो भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा में मिट्टी के स्थानिक वितरण तथा उसके लक्षण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के विभिन्न प्रकार क्या हैं और मिट्टी की उर्वरता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? मृदा भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। मृदा भूगोल का अध्ययन हमें भूमि उपयोग नियोजन, मृदा संरक्षण और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए मृदा भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा चिकित्सा भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 5, चिकित्सा भूगोल, बीमारियों का भौगोलिक अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चिकित्सा भूगोल की,
जो भूगोल और चिकित्सा विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें मानवीय बीमारियों, रोगों, दुर्भिक्ष आदि के स्थानिक वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न बीमारियां कैसे फैलती हैं, उनके प्रसार को कैसे रोका जा सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा फैलती है? चिकित्सा भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। चिकित्सा भूगोल का अध्ययन हमें महामारियों से निपटने, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन करने और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। तो आइए चिकित्सा भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा मानव भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 6 मानव भूगोल, मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में कैसे बदलाव किए हैं? मानव भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। मानव भूगोल का अध्ययन हमें संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करने, पर्यावरण का संरक्षण करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो आइए मानव भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा आर्थिक भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 7 टाइटल आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन। बॉडी दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों तथा उन कारकों और प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं कहां और क्यों केंद्रित हैं और इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है, जबकि जापान में उद्योग? आर्थिक भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हमें संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करने, उद्योगों का विकास करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो आइए आर्थिक भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा जनसंख्या भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 8 टाइटल जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। बॉडी दोस्तों, अब हम बात करते हैं जनसंख्या भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संघटन, जनसंख्या स्थानांतरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या समस्या आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। जनसंख्या भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया में जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है और जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं? जनसंख्या भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। जनसंख्या भूगोल का अध्ययन हमें जनसंख्या नियंत्रण, शहरीकरण और मानव विकास जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। तो आइए जनसंख्या भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा अधिवास भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 9 अधिवास भूगोल, मानव बस्तियों का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिवास भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अधिवास भूगोल की 2 उपशाखाएं हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। अधिवास भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य ने अपने रहने के लिए किस तरह की बस्तियां बसाई हैं। ये बस्तियां कहां और क्यों स्थित हैं और इनका आकार, प्रकार और कार्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि ग्रामीण बस्तियां प्रायः कृषि पर आधारित होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां उद्योग, व्यापार और सेवाओं का केंद्र होती हैं? अधिवास भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। अधिवास भूगोल का अध्ययन हमें नगर नियोजन, आवास और यातायात जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। तो आइए अधिवास भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए
भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा राजनीतिक भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 10 राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इकाइयों का भौगोलिक अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों की सीमा, विस्तार, उनके विभिन्न घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधनों तथा आंतरिक एवं बाह्य राजनीतिक संबंधों आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। राजनीतिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाएं कैसे निर्धारित हुईं, इन देशों और राज्यों के बीच कैसे संबंध हैं और भौगोलिक कारक इन संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का एक कारण सिंधु नदी जल बंटवारा भी है? राजनीतिक भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों को समझने में मदद करता है। तो आइए राजनीतिक भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ते हुए भूगोल की एक और महत्वपूर्ण शाखा सामाजिक भूगोल के बारे में जानते हैं। चैप्टर 11 सामाजिक भूगोल, सामाजिक घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल की, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत सामाजिक वर्गों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक विशेषताओं, सामाजिक संगठनों, सामाजिक समस्याओं आदि का भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित होता है। सामाजिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न सामाजिक समूह कहाँ रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है और उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं का अभाव भी सामाजिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण है? सामाजिक भूगोल हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। सामाजिक भूगोल का अध्ययन हमें सामाजिक न्याय, समानता और विकास जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह थी भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, देखा आपने भूगोल कितना विस्तृत और रोचक विषय है। यह हमें न सिर्फ इस ग्रह के बारे में बल्कि खुद इंसान और उसके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। भूगोल की हर शाखा अपने आप में एक अनोखी कहानी कहती है, जो हमें प्रकृति और मानवता के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भूगोल की दुनिया की एक झलक मिली होगी और आप इस विषय को और गहराई से जानने के लिए उत्सुक होंगे। धन्यवाद।